हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10th का थर्ड पार्ट। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था, दूसरे पार्ट में हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका वो किया था, और अब जो तीसरा पार्ट है उसमें ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, इसके भी हम 2 पार्ट इसमें करेंगे, बाकी पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होता है। हिस्ट्री आई नो थोड़ी सी तो बोरिंग लगती है लोगों को, ठीक है, इसलिए मैं बड़े बड़े पार्ट्स कोशिश कर रही हूँ कि ना बनाया जाए। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई किस तरीके से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किस तरीके से यूरोप में आई, ठीक है, तो ये देखते हैं। भाई पहले तो सब राजाओं के अधीन हुआ करते थे ना, नेशन स्टेट बने थे, तो सब कैसे हुआ और लोगों के अंदर जो फीलिंग थी वो कैसे आई, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। अगर आप जो हैं वो मिड 18th सेंचुरी का कोई मैप उठा लें यूरोप का, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का कोई मैप उठा के देखो, तो तुमको पता चलेगा कि उस जैसे नेशन स्टेट आज तुम देखते हो ना, ऐसे तो थे ही नहीं। जिससे जर्मनी को आज आप जर्मनी जानते हैं, नहीं था। छोटी छोटी जगहें थी। जर्मनी नाम का कोई देश उस समय नहीं था। जिस स्विट्जरलैंड को आप जानते हो वो नहीं था, ठीक है। तो इस तरह की बात आपको समझाई जा रही है कि बदलाव हुआ और बाद में कलेक्ट करके एक तरीके से मिला जुला के उसको बनाया गया। What we know today, Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons। भाई जिन जगहों को आज आप जानते हो कि भाई जर्मनी जगह है, ये इटली जगह है, ये स्विट्ज़रलैंड जगह है, इन जगहों को इन नामों से आप नहीं जानते थे। ये किन में बटी हुई थी ये जगहें? तो जैसे बहुत बड़ा जर्मनी ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ है, कैंटन्स में बटा हुआ है, डचेस में बटा हुआ है। जैसे आज हम स्टेट बोलते हैं ना, हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, ऐसे ही डचेस वगैरह हुआ करते थे, कैंटन्स वगैरह हुआ करते थे उस समय यूरोप में उनको इन नामों से जानते थे, ठीक है। तो व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। तो भाई सीधी सी बात है, जो रूलर हुआ करता था वहाँ उसकी ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी, यानी कि उस टेरिटरी पर, उस ज़मीन पर वहाँ के राजा का शासन होता था। मैंने क्या समझाया तुम्हें कि इतना बड़ा जर्मनी है, जर्मनी बहुत सारे कैंटन्स, डचेस या किंगडम्स वगैरह में बटा हुआ है, और यहाँ मान लीजिए ये जगह है तो यहाँ का अलग रूलर है, ये जगह है तो यहाँ का अलग रूलर है। इस तरीके से ऑटोनोमस जो है उनका अधिकार होता था अपनी टेरिटरी पर, मतलब एक तरीके से एक अधिकार होता था, बाहर दूसरे वाले राजा का उनके ज़मीन पर अधिकार नहीं होता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्क। ईस्ट वाला साइड और सेंट्रल वाला साइड एमसीक्यू के लिए याद करते चलो, धीरे धीरे समझते चलो। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स। ऑटोक्रेटिक मतलब निरकुंठित है ना, जिसके ऊपर किसी का शासन नहीं हो, जिसके ऊपर किसी की नहीं चलती है, जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऐसे ही मोनार्क हुआ करते थे, ऐसे ही राजा हुआ करते थे। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच डिवाइडेड लिव्ड डाइवर्स पीपल। अब क्या होता था, इनकी ज़मीनों पर ये जो राजा होते थे, इनके किंगडम्स में या इनके कैंटन्स में, इनके डचेस में वैरायटी ऑफ पीपल रहा करते थे, मतलब बहुत ही डाइवर्स लोग रहा करते थे। डाइवर्स का क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ पर क्या अलग अलग बोलियाँ बोलते होंगे, अलग अलग जाति के लोग होते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी तो उनमें थी ही नहीं बेसिकली। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच, उनकी टेरिटरी के अंदर कौन लोग रहा करते थे, बहुत ही डाइवर्स पीपल रहा करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ना तो इनकी कोई मतलब ये कुछ ना शेयर करते ही नहीं थे कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी तो तब शेयर करोगे ना जब या तो आप किसी सेम जाति के हो, या सेम भाषा बोलते हो, है ना, या आपका कल्चर सेम हो, कुछ भी तो सेम नहीं था ना, तो लोगों को आपस में कुछ ऐसा लगाव था नहीं, ठीक है। तो दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, और उनका कोई कॉमन कल्चर भी नहीं था। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अक्सर अगर हम बात करें तो जो हैं ये लोग तो अलग अलग भाषाएं बोला करते थे और बिलोंग करते थे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स मतलब अलग अलग जाति के ग्रुप्स में ये बटे हुए थे। अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे तो बहुत सारे एम्पायर्स होते थे, एक आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया है, द हैब्सबर्ग एम्पायर का दे रखा है, दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर, इस जगह पर हैब्सबर्ग एम्पायर का जो है वो पूरा शासन चलता था। एम्पायर बहुत बड़ा राजा के एम्पायर होते थे, वो पढ़ा है ना आपने 6th-7th में। सो ऐसे ही हैब्सबर्ग एम्पायर था जो रूल करता था पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी पर। अब एग्जाम्पल बता रखा है उसमें कि ये तो पैच वर्क था मेनी डिफरेंट रीजन्स का ऑफ पीपल। भाई अलग अलग टाइप के लोग रहा करते थे पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर में। ऐसा नहीं था कि सारे लोग जो हैं वो एक जैसे हों, एक ही जाति के हों, एक ही भाषा बोलते हों, एक ही कल्चर को फॉलो करते हो, नहीं। ये तो पैच कैसा होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो जैसे उससे मिलाकर अगर कोई आप जैसे किसी कपड़े पर कुछ फट गया, आप पैच लगा देते हो, पैच लगा देते हो मतलब उस पर एक टुकड़ा लगा देते हो, ऐसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े एक पैच वर्क की तरह जो है
इनका पूरा पूरा रीजन्स हुआ करते थे. इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स. अब इसमें अल्पाइन रीजन्स भी हैं, जैसे कि टायरॉल, ऑस्ट्रिया एंड स्टूडेंटलैंड. इन जगहों के नाम याद कर लो, एज वेल एज बोहेमा, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. अब इन जगहों का आपको जो नाम बताया कि टायरॉल में, ऑस्ट्रिया में, स्टूडेंटलैंड में, जगहें याद कर लेना, ठीक है. यहाँ और बोहिमा में हम बात कर रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं? जैसे राजा है. अब राजा के जितने भी फैमिली मेम्बर है, रिश्तेदार है, सब बहुत अमीर कुलीन वर्ग के लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं. तो इन लोगों को एरिस्टोक्रेट क्लास कहा जाता था. अमीर लोग एक तरीके से, बहुत ही रईस लोग जो हुआ करते थे. तो ये लोग क्या समझते थे, कौन सी भाषा बोलना पसंद करते थे? जर्मनी, ना जर्मन भाषा, नॉट जर्मनी, जर्मन भाषा बोलना. जैसे अब आज तुम देखो ना, आज हमारे इंडिया में ही देख लो, जो बहुत रईस लोग होंगे वो कोशिश यही करते हैं कि उनके बच्चे भी इंग्लिश में बात करें. मतलब हमारे यहाँ ना थोड़ी क्लास लैंग्वेज मानी जाती है ये, कि ना इसको बोलने से ऐसा लगता है जैसे आपको रिच वाली फीलिंग आती है, ठीक है. तो ऐसे ही हुआ करता था कि जर्मन जो भाषा है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो जर्मन भाषा बोलना पसंद करती थी उस समय. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डे एंड वेनेशिया. तो अब इटालियन स्पीकिंग भी हुआ करते थे वहाँ पे. प्रोविंसेस मतलब जैसे आज आपके स्टेट होते हैं ना, ऐसे प्रोविंसेस हुआ करते थे. राजाओं के भी प्रोविंसेस हुआ करते थे, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं यूरोप में. तो इतनी परेशान मत होना कि किंगडम्स है ना, कैंटन्स, डचेस, प्रोविंसेस, तुम ऐसा समझ लो कि बस जगहों को ये बोला करते थे, जैसे आज हम स्टेट बोलते हैं ना. तो क्या होता था, लोम्बार्डे और वेनेशिया में हम जानते हैं कि भाई इटालियन बोलने वाले लोग हुआ करते थे. हाफ ऑफ द वो बोल रहे हैं, हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट. नहीं, यहाँ नहीं था. यहाँ इन हंगरी अगर हम बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार. हंगरी में जगह याद करो और भाषा याद करो. हंगरी में क्या होता था, आधे लोग तो क्या बोलते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे. वाइल द अदर हाफ जो बोलते थे वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते थे. जैसे हमारे यहाँ नहीं होती हरियाणवी बोली, राजस्थानी बोली, गुजराती बोली होती है, पता नहीं, ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग जो है ना बोलियाँ बोली जाती थी. तो आधे लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्यार भाषा बोल रहे हैं, और आधे क्या बोल रहे हैं, वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोले जा रहे हैं. फिर कॉमननेस कहाँ से आएगी? कॉमननेस नहीं आ पाती थी इसी चक्कर में. अब इसके आगे आपको एग्जांपल दिया, इन गेलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. अब गेलिशिया में एरिस्टोक्रेसी क्या बोलते थे? एरिस्टोक्रेसी वहाँ पर पॉलिश भाषा को बोलना बहुत पसंद करते थे. उनको लगता था ये हाई क्लास लैंग्वेज है. बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, इन 3 डोमिनेंट क्यों कहा गया भैया? हमेशा यही तो होता है कि अमीरों का जो है डोमिनेंस चलता है हर जगह, है ना. समाज में लोग उन्हीं की बात ज़्यादा मतलब एक उनका प्रभुत्व रहता है ना बेसिकली. तो इसलिए इनको डोमिनेंट ग्रुप बोला गया. देयर आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. जो ये लोग सब ना बाउंड्री में रहा करते थे, एम्पायर के अंदर रहा करते थे. समझो, धीरे धीरे समझो इस बात को. ये पूरा का पूरा एम्पायर है राजा का. यहाँ पे कोई और लोग बैठे हैं, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और. फिर अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, लेकिन सबके सब रह तो कहाँ रहे हैं? एक ही बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, ठीक है. सो यही बात बोलेगा. एक मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल. अब वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग कौन से होते थे, पीजेंट भी हुआ करते थे, किसान भी हुआ करते थे. अब मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि डोमिनेंट ग्रुप्स भी रह रहे हैं और पीजेंट का ग्रुप भी रह रहे हैं, यानी कि अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी रह रहे होते थे. सब रह रहे हैं किसके अंदर? एम्पायर की बाउंड्री के अंदर अंदर रह रहे हैं. बोहिमान्स एंड शेलवॉक्स ऑफ कहाँ रहते थे? नॉर्थ में रहते थे. और सोलोवेंस इन कहाँ रहते थे? कार्नोलिया में रहते थे. इनकी स्पेलिंग से याद कर लेना भाई, है ना. तो थोड़े से मतलब ट्रिकी से वर्ड्स हैं ये, हम कह सकते हैं, और इसको स्पेलिंग सहित याद कर लेना. सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ तो ज़रूरी लेना. अब आप कह नहीं सकते ना कुछ भी बोर्ड का. तो क्रोएट हो गया, ठीक है, और क्या है ये, ट्रांसल्वेनिया हो गया, कहाँ थे हम लोग, क्रोएट हो गया साउथ में, एंड रोमांस क्या है ये, राउन जो होता था वो ईस्ट में है, ट्रांसल्वेनिया के, ठीक है, ट्रांसल्वेनिया के. सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. अरे बाबा इतने डिफरेंसेस थे तो सोचो पॉलिटिकल यूनिटी आती कहाँ से? लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. कहीं आधे लोग कोई और भाषा बोल रहे हैं तो आधे बाकी वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोल रहे हैं. कहीं बहुत अमीर हैं तो कहीं फिर बिल्कुल गरीब हैं, पीजेंट ग्रुप हैं. सब रहते हैं कि बाउंड्री में रहे, लेकिन फिर भी इसी बात को समझाया जा रहा है कि तो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी नहीं उनके पास, कोई कॉमन वो नहीं था. बस एक ही चीज़ थी, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप. केवल एक ही चीज़ ने इन्हें आपस में बांध के रखा था कि कॉमन एलिगेंस टू दी एम्परर. बस वो सब की जो कहना चाहिए ना निष्ठा थी वो राजा के प्रति थी कि भाई हमारा राजा कॉमन है, तुम इस जाति को मैं इस जाति को, पर हमारा राजा कॉमन है. बस यही एक कॉमननेस थी, इसके अलावा कोई कॉमननेस थी. अब वो बोल रहे हैं कि हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज. जब ये लोग इतने अलग अलग थे तो फिर कैसे आया ये देशभक्ति वाला फीलिंग, आया कैसे?
ठीक है, राजा के प्रति निष्ठा छोड़ के लोगों ने कैसे ही मान लिया कि चलो नेशन स्टेट बनाए जाएं, या फिर नेशन स्टेट फिर आए कैसे, ये सब कैसे हुआ। तो पहला पढ़ते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। ठीक है, इसका टॉपिक है सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सबको पता है आज भी ऐसा ही होता है, सामाजिक तौर पर या राजनीति में किसका ज़्यादा चलता है, अमीरों का ज़्यादा चलता है। पैसा लगाते हैं भाई, पैसा लगाते हैं तो उनकी ज़्यादा चलती है, वो एक डोमिनेंट ग्रुप कहलाता है, डोमिनेंट क्लास कहलाती है। तो यही तब की बात है कि सोशली और पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लैंडेड मतलब जिनकी अपनी ज़मीरें होती थी। तो ऐसी एरिस्टोक्रेसी मैंने तुम्हें बताया बहुत ही अमीर लोग, रईस लोग, राजा वाजा के रिश्तेदार समझ लो, पादरियों के समझ लो, ठीक है। तो इस तरह के जो रईस लोग हुआ करते थे वो डोमिनेंट हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा इस कॉन्टिनेंट पे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और इन लोगों का ज़िंदगी जीने का तरीका लगभग सेम ही होता था, आज भी सेम ही है। अमीरों के पास सबके पास गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, छुट्टियों में विदेश घूम कर आते हैं, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है दैट कट अक्रॉस रीजनल डाइवर्सेस। अब देखो तुम दूर रहे हो, इधर उधर कहीं पे भी रह रहे हो, अभी राजस्थान में रहने वाला अमीर गुजरात में रहने वाले अमीर से क्या मतलब ज़िंदगी तो दोनों ऐसे ही काट रहे हैं ना। तो रहते तो दूर दूर थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वे ऑफ लाइफ लगभग सेम ही था। दे ओन्ड, वो ओन करते थे स्टेट्स, मतलब उन पर ज़मीनें हुआ करती थी इन द कंट्री साइड, यानी गाँव में, है ना, गांव में ज़मीन होती थी। टाउन हाउसेस, शहर या हवेलियाँ हुआ करती थी शहरों में, टाउन में ना हवेलियाँ हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, और ये लोग क्या भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए। और हाई सोसाइटी में जब वो जाते थे तो उनको लगता था यहाँ पे फ्रेंच, जैसे वही मैंने तुम्हें इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया, राइट, हम इंग्लिश बोल के दिखाते हैं कि वी आर सो रिच, ठीक है, हम बहुत हाई क्लास के लोग हैं, ऐसे वो लोग फ्रेंच बोला करते थे। अलग अलग जगह के लोगों के लिए हाई क्लास लैंग्वेज भी अलग अलग है, ये बात याद रखना। फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस, तो इनके जो परिवार होते थे अक्सर वो मैरिज, देखो अभी भी यही होता है ना काफ़ी जगह तो, कि भाई अमीर लोग जो हैं अमीरों में ही शादी करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इनकी फैमिलीज भी जो कहते थे भाई अमीर जो है अमीरों में शादी करते थे। दे आर पावरफुल, एरिस्टोक्रेसी वाज हाउ एवर न्यूमेरिकली इन स्मॉल ग्रुप। देखो अमीर जो होते हैं वो सोसाइटी में कम ही लोग होते हैं ना, ज़्यादा बड़ा ग्रुप किसका होता है, पॉपुलेशन किसकी थी, तो गरीबों की होती है। तो वो भी यही बता रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, पीजेंट्री यानी कि किसानों की हुआ करती थी उस समय भी। टू द वेस्ट अगर हम बात करें, द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब किराए पे ले लिया करते थे लोग ज़मीन, ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा किसी से किराए पे ले लिया, इस पर खेती वेती करा, अपना गुजारा चलाया। तो ऐसा कहाँ पर हुआ करता था, किराए पे कहाँ लेते थे, वेस्ट में। और दूसरी जगह की अगर हम बात करते हैं, और स्मॉल ऑनर्स हुआ करते थे, मतलब जहाँ टेनेंट्स होते थे वहाँ स्मॉल छोटे छोटे ऑनर्स हुआ करते थे ज़मीनों के। वाइल अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट विच वो कल्टिवेटेड बाय सर्व। और पता है क्या होता था, दूसरी तरफ क्या होता था, सेंट्रल यूरोप में ना बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, और वो जो है सर्व्स यानी दासों से ज़मीन पे काम कराते थे। अब दास से काम कराने का मतलब जानते हो कि जितना चाहेंगे काम कराएं, दास को खाने को दें ना दें, दास है भैया वो, इनका बहुत अत्याचार होते थे दासों पे, पता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। अगर हम बात करते हैं इन द वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लास। इंपॉर्टेंट है, समझो, जब वेस्ट में और सेंट्रल यूरोप में बढ़ती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्री में बनने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बनने लग जाती हैं, तब क्या होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो लोग क्या करेंगे, गाँव से शहरों में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि गाँव में ज़मीनें लोगों के पास होती थी नहीं, मालिक तो थे नहीं, तो गांव से वो कहाँ थे, शहरों में, नौकरियों की तलाश में, कि भाई इंडस्ट्री में जाके हम भी काम करेंगे। तो ये चीज़ शुरू होती है। इन द वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जैसे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो इस तरीके से टाउन्स भी बनेंगे, उनकी भी ग्रोथ होगी, और इमर्जेंस होगी नए कमर्शियल क्लास की, व्यापारी वर्ग वगैरह आ जाएगा ना वहाँ पे, whose existence was based on the production for the market। अब व्यापारी वर्ग की एग्जिस्टेंस किस चीज़ पर निर्भर करती है कि मार्केट में कितना सामान आ रहा है ना, उसके हिसाब से उनकी लाइफ चलेगी, कितना बिक रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फिर मार्केट में बिकना आ रहा है। तो बहुत सारी ना, जैसे अब तुम खुद ऐसे समझ के देखो, चलो अभी इमेजिन करके देखो कि भाई सिर्फ गांव में लोग खेती करते हैं और अमीर राजा होते हैं। अब मैंने गांव से एक शहर में क्या किया, एक इंडस्ट्री डाली। अब गांव के लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर इंडस्ट्री है तो हमें नौकरी मिल सकती है, तो लोग क्या है कि नौकरी करने के लिए बाहर आएंगे, नौकरी करने के लिए आएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, उस इंडस्ट्री में काम करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, उस इंडस्ट्री में बना हुआ सामान जो है इधर उधर बेचेंगे, कुछ लोग और क्या करेंगे कि भाई कुछ भी रिपेयर वर्क करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या है कि एक नया ग्रुप आया, पहले क्या था बस किसान और राजा, अब एक नया ग्रुप आ गया ना, तो वही चीज़ तुमको समझाने की कोशिश की जा रही है। और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, उस सब का उनकी लाइफ पर पूरा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब ये भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड में कब शुरू हुआ था, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। बट अगर हम फ्रांस की बात करें एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स की बात करें, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये तो 19th सेंचुरी में ही हुआ था यहाँ पर जर्मन स्टेट्स में। ठीक है, अब इन इट्स वेक जब ये स्टार्ट होता है, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब हमने यही बताया कि जब इंडस्ट्रीज लगी तो नया सोशल ग्रुप भी बना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हो गई, पहले तो सिर्फ किसान ही होते थे, एंड मिडिल क्लास लोग आ गए और इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए लोग, बिजनेसमैन बन गए, धीरे धीरे प्रोफेशनल्स बन गए। तो ये जो है पूरा एक नया ग्रुप तैयार हो गया हमारा। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। अगर हम बात करें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये लोग कम ही थे टिल लेट 19th सेंचुरी तक। ऐसा नहीं कि बहुत सभी लोग बिजनेसमैन बन गए या बहुत ही ज़्यादा लोग जो इंडस्ट्री में काम करने लगे, नहीं, हाँ मतलब, लेकिन ये था कि लोग आ गए थे करने के लिए, पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोई ग्रुप्स बन गए ऐसे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। अब होता क्या है ना, एजुकेटेड जो लोग होते हैं, जो लिबरल मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके अंदर ये जो फीलिंग है ना कि एबॉलिश करो किसको, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को, क्यों देना है इन कुलीन वर्ग वालों को, राजाओं की फैमिली को, पादरियों की फैमिली को क्यों देना है एक्स्ट्रा अधिकार, इसके खिलाफ यह है जो ये चीज़ कहना चाहिए पॉपुलैरिटी लेने लग गई थी। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं ना, समझो इस बात को कि अनपढ़ आदमी को तो आप कुछ भी समझा दो। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो लोगों की समझ भी तो डेवलप हो रही है कि इनको क्यों अधिकार दिया जा रहा है, जन्म के अधिकार भाई सब क्यों हैं, तो लोग आवाज़ उठाने लगे थे। अब आता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जिस 2.2 हम इस वीडियो में करेंगे, देन 2.3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अब देखो आइडियाज़ ऑफ नेशनल, अब वो बोल रहे हैं कि सॉरी यहीं से लेते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, हिंदी वर्ड देखें, जिसका होता है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी माने लगभग उदार इनकी फीलिंग होती है, हमें स्वतंत्र रहने दो। अलग अलग लोगों के लिए स्वतंत्रता का मतलब भी अलग होगा। एक बच्चे को क्या स्वतंत्रता चाहिए होती है, बच्चे कि उसको जाने दो, खेलने दो, ठीक है ना। एक बड़ा आदमी हो जाता है जब, तो उसको क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जहाँ चाहे नौकरी कर सके, जहाँ चाहे पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो हर एक की स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग होता है। अगर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसको क्या चाहिए, स्वतंत्रता, कि भाई मुझे वो वोट देने दो। तो हर एक की ना स्वतंत्रता। अब व्यापारी है, अब उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाओगे तो उसके लिए स्वतंत्रता क्या है, भाई इतने टैक्सेस मत लगाओ मेरे ऊपर, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, तो उसके लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग हो जाता है। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि हर एक के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, और एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन 1890 सेंचुरी यूरोप और क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो 19th सेंचुरी आते आते तो भैया ये आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की, कि लिबरलिज्म 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 लोग बहुत करने लगे, पर सबके लिए अलग था। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, लिबर मतलब स्वतंत्र, आज़ाद, मीनिंग फ्री, फॉर द न्यू मिडिल क्लास, जो नया मिडिल क्लास है ना, हमने बताया था भी लोग आके बाहर नौकरी करने लगे तो एक नया मिडिल क्लास बन गया। इन लोगों के लिए लिबरलिज्म का क्या था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, कि भाई हम अपने में आज़ाद हो, हम किसी के अधीन ना हो बेसिकली, एंड इक्वालिटी हो बिफोर द लॉ, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल स्फेयर पर देखते हैं तो पॉलिटिकली इट एम्फेसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि एक ऐसी सरकार बने जो सहमति से बनेगी, ना हो कि राजा का बेटा राजा बन जाए, ठीक है, पादरी का बेटा पादरी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो वो कंसेंट पे हो, यानी बेसिकली वोट के आधार पर होनी चाहिए। सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रांस में इतना बड़ा रेवोल्यूशन ये हुआ, तो लिबरलिज्म, फ्रांस के क्रांतिकारियों की नज़र से देखो तो क्या चाहते थे क्रांतिकारी, राजा को हटा दिया जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जहाँ पर पब्लिक का शासन हो। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाएंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी का, राजाओं का, इनका कुलीन वर्ग का जो है शासन खत्म हो, और जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस पादरियों वगैरह को मिलते थे चर्च के, वो भी उनको ख़त्म किया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, किसके द्वारा, थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा, जैसा कि आज हमारे देश में होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये सब कुछ कैसा होता है, थ्रू पार्लियामेंट ही चल रहा है। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड, इस चीज़ पे भी जोर डालते थे, दैट इन अवॉइडेबिलिटी ऑफ प्राइवेट, अच्छा देखो ये भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देते थे पहले किसी को, सारी प्रॉपर्टी किसकी होती थी, या तो राजाओं की होती थी या तो पादरी की, चर्च वगैरह की पादरियों की होती थी। पब्लिक का प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है। जैसे आज आपका घर आपका है ना, पहले नहीं होता था, आपके खेत आपके हैं, तो पहले नहीं होता था ऐसा, पहले सब किसका है, राजा का है, और उस पर सब काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि भाई उस समय के लोगों ने ये भी चाहा कि भाई ये प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार भी मिलना चाहिए। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? देखो, सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये तो बोल रहे हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हों, लेकिन उस समय के लोगों के लिए कानून की नज़र में सब बराबर होने का मतलब ये नहीं कि सबको वोट देने का अधिकार हो। पता है, लेडीज़ को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, उसकी डिमांड भी तब तक नहीं हो रही थी, ठीक है, वो तो बाद में डिमांड हुई है। तो क्या है कि लेडीज़ को वोट देने का अधिकार नहीं था। इवन जो गरीब आदमी भी होते थे ना, लेकिन अगर गरीब है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। तो ये तो गलत ही था, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। उसका ये मैंने नहीं था कि सबको वोट देने का अधिकार हो। यू विल रिकॉल, आप याद करोगे, दैट द रेवोल्यूशनरी फ्रांस जो था, जहाँ पे क्रांति हुई थी फ्रांस में, हम कह सकते हैं, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। अब देखो, फ्रांस में जो डेमोक्रेसी आई है ना, उन्होंने अपना राजा हटाया, अपनी गवर्नमेंट बनाई, पब्लिक का हाथ में शासन आया, ये सब फ्रांस में सबसे पहले हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का। उसके पहले तो मनार्की चलती थी, हर जगह राजा के शासन चलते थे। फ्रांस में पहली बार डेमोक्रेसी आई थी, द राइट टू वोट आया था, एंड गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और ये जो राइट टू वोट किसको मिला था? एक्सक्लूसिवली अधिकार किसको दिया गया था? विशेष तौर पर प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और यहाँ पे भी देख लेना, आदमी है और तो कोई अधिकार नहीं मिला था, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। गवर्नमेंट में जैसे आज हम वोट देते हैं ना, अपने नेता चुनते हैं, ऐसे ही उस अधिकार की बात चल रही है यहाँ पर। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। अब पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिए, औरतों को भी नहीं दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी नहीं थी उनको भी नहीं। ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड, कुछ ही टाइम के लिए, जब जैकबिन्स बने थे, ठीक है, डिड ऑल द एडल्ट मेल, जितने भी एडल्ट मेल, तब भी सिर्फ मेल, लेडीज तब भी नहीं है, सभी मेल को जो है सफरेज का अधिकार था। हाउ एवर, फिर भी द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, ठीक है, लिमिटेड सफरेज था और रिड्यूस कर देते। अब जब नेपोलियनिक कोड आया तो उसने क्या कर दिया वापस से कि भाई लिमिटेड सफरेज होगा, मैंने लिमिटेड लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, और रिड्यूस कर दिए थे उसने वुमेन का स्टेटस को। और क्या कहा उसने, नेपोलियन ने वुमेन के लिए क्या कहा था कि भाई ये तो क्या है, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, तो छोटे हैं, अवयस्क हैं, इनको नहीं समझ है, तो इनको क्या, ये कैसे वोट देंगे? 18 साल से कम उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ना समझ समझा जाता है। तो ऐसे ही नेपोलियन के अनुसार, नेपोलियन कोड में भी यही था कि जो लेडीज़ है ना, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये तो पतियों के अधीन है, फादर्स के और हस्बैंड्स के अधीन है। समझ में आया? थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में वीमेन और नॉन प्रॉपर्टेड मैन जो होते थे वो ऑर्गेनाइज करते रहे अपोजिशन मूवमेंट। आप अधिकार नहीं दोगे तो क्या करेंगे? आप अगर मेरा अधिकार छीनोगे तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। तो ऐसे ही जब औरतों को नहीं मिले तो औरतों ने आवाज़ उठाई, और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि भाई हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। तभी तो ये कहा था कि नेपोलियन ने, हमने पीछे पढ़ा था, नेपोलियन ने लोगों के पॉलिटिकल राइट्स छीन लेते। एक तरीके से यही तो हो गया कि पॉलिटिकल राइट्स इसने नहीं दे रखे बिल्कुल। इन द इकोनॉमिक स्फेयर अगर हम बात करें, है ना, आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो लिबरलिज्म का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, हम जो चाहें बेच सकें, व्यापारी चाहते थे जितना चाहें बेच सकें, जो चाहें उगा सकें, ठीक है, जैसे चाहें बेच सकें, जिस रेट पे चाहें बेच सकें, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए। एंड एबॉलिशन यानी समाप्त होना चाहिए स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। स्टेट क्या है? रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि भाई आप यहाँ इस स्टेट से इस स्टेट में जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, जा नहीं सकते, इतना नहीं जा सकता, उतना नहीं जा सकता सामान। तो ये सब चीज़ों पे उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाता है मूवमेंट पे, गुड्स पे, कैपिटल पे, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। तो अगर मतलब इकोनॉमिक स्फेयर पे हम आज़ादी की बात करते हैं तो उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था कि हम जो चाहे उगा सकें, जो चाहे बेच सकें, जितना चाहें का बेच सकें, जहाँ चाहें जिस राज्य में चाहें जाके बेच सकें। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। अब ये बहुत, जो मिडिल क्लास आती जा रही थी ना, वो तो बिजनेसमैन वगैरह, श्रमिक वर्ग वगैरह ही तो आ रहा था। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी इस चीज़ की कि भाई इकोनॉमिक स्फेयर पर भी लिबरलिज्म होना चाहिए। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में चलो देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैज़ क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़। अब नेपोलियन ने क्या किया था कि काउंटलेस जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज़, यानी कि राजाओं के, जो देखो हमारा क्या स्टेट होता है ना, तो राजा के क्या होते थे, प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी। अब नाम में कन्फ्यूज़ मत होना, किंगडम्स होते थे, डचेस होते थे, कैंटन्स होते थे, प्रिंसिपैलिटीज़ होते थे, आप जगहें समझ लो बस, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसका कॉन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स में, इसको बांध दिया एक तरीके से। जैसे हमारा इंडिया है ना 28 स्टेट्स में बंधा हुआ है, आज की पूरा 28 स्टेट मिलाकर
है ना, तो हमारा इंडिया बन रहा है। ऐसे उसने क्या किया कि पूरा जर्मन स्पीकिंग जगहें जो थी, प्रिंसिपलिटीज़ थी, उनको सबको मिलू के 39 स्टेट्स बना दिए। ईच ऑफ दीज लेकिन क्या था, प्रपोज्ड इट्स ओन करेंसी। अब लेकिन इतनी सारी करेंसी हो गई इनकी, हर एक की वेट मेजर्स अलग हो गए, तो फिर ये इसको भी बाद में कम किया गया था। इसके लिए बनाया गया था ज़ोल्वरीन। अब मर्चेंट अगर पता है एक प्रॉब्लम क्या थी, वो तो मैं प्रॉब्लम समझाएंगे। अब एक मर्चेंट अगर ट्रैवल करता है 1833 में फ्रॉम हैब्सबर्ग से न्यूरमबर्ग तक, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लेना। अगर वो अपना सामान बेचने जा रहा है, वुड हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। अब 11 कस्टम बैरियर्स से उसको निकलना पड़ेगा, और हर कस्टम बैरियर पे समझो कि तुमको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 5%। अब सोचो कि अगर मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाऊँ और मुझे कहा जाए कि आप ना जितना भी सामान लेकर, मान लो 10 किलो गेहूँ बेचने जा रही हूँ, तो बोले 5% गेहूँ का जो कीमत है वो हमें देना पड़ेगा। चलो जी दे दिया। फिर मैं आगे किसी स्टेट में जाऊँ, बोले 5% हमें देना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोले। फिर मैं आगे जाऊँ, बोले 5%। भाई मैं क्या कमाऊँगी? अगर मुझे किसी दूर के स्टेट में जाना है, मेरी तो सारी कमाई जीरो हो जाएगी इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ें हो रही थी। कस्टम बैरियर्स लगे हुए थे, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी लगभग 5% हर एक बैरियर पे। तो ड्यूटीज़ वर ऑफन लगाई जाती थी अकॉर्डिंग टू द वेट, कितना है सामान का, और उसका मेजरमेंट वगैरह गुड्स का सब उस पर लगाई जाती थी। एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम, हर एक का अपना वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी था। ये भी हमने पढ़ा कि 1 किलो गेहूँ आपके यहाँ 1 किलो, तो अगले स्टेट तक पहुँचते पहुँचते 5 किलो या फिर आधा किलो या फिर पाव भरी रह गया। तो क्योंकि सबका नाप ही अलग अलग था, नाप तोल सब अलग अलग थी, वेट और मेजरमेंट अलग अलग थे। ये पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना, ठीक है। अब क्या है, द मेजरमेंट ऑफ अ क्लोथ की बात कर लो। एग्जाम्पल वॉज एले, ये याद करें ना, एले आ जाता है क्वेश्चन। तो विच इन ईच जो रीजन है स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। तो एले जो था ना, जैसे हमारे यहाँ 1 मीटर तो 1 मीटर ही रहेगा ना पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में 1 मीटर, अब 1 ही मीटर है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, 1 मीटर का नाप कभी छोटा होता था कभी बड़ा होता था, जगह जगह अलग अलग होते थे। तो वो यही तो मैं एग्जांपल बता रखा है कि फ्रैंकफर्ट में जाओगे तो 54.7 सेंटीमीटर निकलेगा वो कपड़ा, मेज़ में जाओगे 55.1 सेंटीमीटर का एले हो गया, न्यूरमबर्ग में जाओगे 65.6 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स ऑन इकोनॉमिक एक्सचेंज। अब देखा गया कि इस तरह से तो अलग अलग वेट है, मेजरमेंट है, इतनी सारी कस्टम ड्यूटीज़ लग रही हैं, ये सबसे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कमर्शियल क्लास को, है ना, व्यापारिक वर्ग को हम कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई एक यूनिफाइड जो है इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए जो अलाउ करती है अनहिंडर्ड, यानी कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा करो कि भाई हम अपना व्यापार जो है वो सही से कर सकें। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं अपना व्यापार करने, तो हमें इतनी सारी ड्यूटीज़ वगैरह ना पे करनी पड़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम ना 10 किलो गेहूँ अपने घर से तो तोल के ले जा रहे हैं, अगले स्टेट में पहुँचते पहुँचते जब हम बेचने पहुँचे तो वो बोले कि 2 किलो है ये। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर क्या होता है 1834 में, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो कि 1834 में कस्टम यूनियन बनाई गई ज़ोल्वरीन, ठीक है। और ज़ोल्वरीन बनाई गई थी, फॉर्म किसके इनिशिएटिव पे किया गया था इसको, पर्शिया, मतलब प्रशिया ने जो है बेसिकली कहा कि चलो ज़ोल्वरीन बनाई जाए। प्रशिया के लोगों ने वहाँ पे कुछ ज्वाइंट हुआ होगा ये, ठीक है। तो कस्टम यूनियन बनी थी हमारी, ज़ोल्वरीन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। और फिर कहा बहुत सारे जर्मन स्टेट ने इनको ज्वाइन कर लिया कि हाँ भाई ज़ोल्वरीन तो होनी ही चाहिए, वरना जितने भी जर्मन स्टेट्स हैं हम तो सब परेशानी हो जाएंगे ऐसे। द यूनियन एबॉलिश करती है। अब ये यूनियन करती क्या है, ये समाप्त करती है टैरिफ बैरियर्स को, कि नहीं भाई इतने टैरिफ बैरियर्स नहीं होने चाहिए, एंड ये रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ करेंसीज को भी। अब हम बता रहे हैं ना हर एक का अपना अपना करेंसी था। अब आप सोचो कि यहाँ से अमेरिका जाओ तो समझ में आता है चलो डॉलर में चेंज करेंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान से गुजरात जाओ, गुजरात से पंजाब जाओ, सब जगह करेंसी चेंज करनी पड़ जाए, कितना मुश्किल हो जाएगी। तो वही चीज़ हमको समझाई जा रही है यहाँ पर। द यूनियन जो एबॉलिश करती है टैरिफ बैरियर्स को, रिड्यूस करती है नंबर ऑफ करेंसीज को ओवर 30 से उन्होंने केवल 2 कर दी थी। 30 सोचो करेंसीज थी, उनको केवल 2 कर दिया गया था। और ये जो क्रिएशन था ऑफ नेटवर्क ऑफ, अभी इसके अलावा क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर जो है स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब जब रेलवे आया ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, रेलवे आया, तब तो बहुत ही मज़ा आ गया था सबका, क्योंकि मोबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, गतिशीलता जिसे हम कहते हैं बढ़ गई थी। लोग ट्रेन से अपना सामान लिया और बेचने चले गए कहीं पर भी, और वापस अपने घर आ गए, तो बड़ा आसान हो गया, बहुत सारा सामान भी ले जाया जा सकता था, मालगाड़ी वगैरह हो गई होगी, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये भी नेशनल यूनिफिकेशन में एक तरीके से मदद करता है, क्योंकि आप सब जगह जा सकते हो तो कनेक्ट भी कर पाओगे एक दूसरे से, अदरवाइज तो बस दूर दूर रह जाओगे ऐसे ही। तो हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ करती है वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ग्रोइंग एट द टाइम। फिर उस समय इस तरीके से, मतलब एक तरीके से नेशनलिज्म जो है ये इकोनॉमिक स्फेयर पर हम देखते हैं, तो मतलब ये जो लहर सी आई नहीं, इसने काफ़ी ज़्यादा मजबूती दी इस चीज़ को, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को। सो यहाँ पर जो है ना, पीछे जाओगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको कुछ डेट दे रखी है, वो ज़रूर याद कर लेना बेसिकली बॉक्स में। तो यहाँ पर यही है, इन डेट से तो मतलब फॉर श्योर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो फिर उसमें 2.3 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।